अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 17 जनवरी 2026 की रात गुल प्लाजे में एक खतरनाक आग लगी। दोस्तों, इस आग ने सिर्फ एक इमारत को नहीं जलाया, बल्कि ये हमारे मुआशरे तबकाती निज़ाम को भी बेनकाब कर गई। दोस्तों जरा सोचिए, अगर ये आग किसी ऐवान सदर में लगती, किसी अदालत में लगती या अशरफिया के किसी महल में लगती, तो क्या तब भी ऐसा ही होता? जी नहीं, गाड़ियां वक्त पर पहुंचती, फायर फाइटर टाइम पर आते, इवन के हेलीकॉप्टर्स तक को उड़ा दिया जाता, जजेस, मिनिस्टर्स, मेयर कराची और सीएम को रेस्क्यू करने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया जाता। लेकिन दोस्तों, गुल प्लाजे के गरीब दुकानदारों और खरीदारों को इंसान नहीं समझा गया। देखो ये क्या हो रहा है, आपको क्या लग रहा है? आग बुझाई जा रही है, क्या कर रहे हैं? ये बाहर से सिर्फ पानी एक मतलब है कि हम कुछ कर रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गुल प्लाजे की पूरी कहानी बताऊंगा कि गुल प्लाजा कब बना, रोजाना इस प्लाजे में कितना कारोबार होता था, इस प्लाजे में आग कैसे लगी और गवर्नमेंट ने इस आग से निपटने के लिए क्या क्या किया और गुल प्लाजे में इस लगने वाली आग ने कितना नुकसान किया। आज की इस वीडियो में हम ये सब कुछ जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि गुल प्लाजा कोई बहुत पुरानी इमारत नहीं थी, ना तो ये 1947 में बनने वाली कोई इमारत थी, ना कोई इससे पहले की। दोस्तों, ये गुल प्लाजा 1980 में तमीर हुआ, यानी ये 80 की दहाई में ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ। दोस्तों, ये प्लाजा कराची में एम ए जिन्ना रोड यानी सदर में वाक़या है और पहले इस जगह से ट्राम डिपो चला करता था और बाद में इस जगह पर शॉपिंग सेंटर बन गया। दोस्तों, 1998 में इस प्लाजे पर एक और मंजिल बनाई गई और साल 2003 में इस बिल्डिंग को कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है और यूं ये प्लाजा अपने वक्त का सबसे ज्यादा जदीद प्लाजा बन जाता है। लेकिन किसी को क्या मालूम था कि अपने वक्त के इस सबसे जदीद प्लाजे में कोई सेफ्टी सिस्टम मौजूद नहीं था। ना तो आग लगने की सूरत में बताए जाने वाले सेंसर्स को यूज किया गया था और ना ही बिल्डिंग्स में फायर के पॉइंट नस्ब किए गए थे। यानी यूं तो ये प्लाजा बिल्कुल नया था, लेकिन सेफ्टी के लिहाज से ये प्लाजा बिल्कुल जीरो था, मतलब बिल्कुल सिक्योर नहीं था। अब दोस्तों, बात करते हैं इस प्लाजे में होने वाले कारोबार की कि रोजाना की बुनियाद पर इस प्लाजे में कितना कारोबार होता था। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि ये प्लाजा कोई छोटा प्लाजा नहीं था। इस प्लाजे में करीब 1200 दुकानें थी, जिनमें होलसेल, रिटेल, प्लास्टिक का सामान, फूलों का सामान, बर्तन और कॉस्मेटिक्स यानी हर एक चीज जो थी वो इस प्लाजे में मौजूद थी। शादियों का सीजन होता था तो हजूम लग जाता था, ईद के दिन होते थे तो यहाँ से रश नहीं खत्म होता था और यूं इस प्लाजे में रोजाना की बुनियाद पर 50 करोड़ से लेकर 1 अरब तक का रोजाना कारोबार किया जाता था। और अगर डॉलर्स में बात करें तो आज के रेट के मुताबिक 18 से 36 लाख डॉलर्स तक का यहाँ पर डेली कारोबार होता था, यानी अरबों का टर्नओवर था इस प्लाजे का और कराची में पूरी सप्लाई की चेन ओवर थी। और दोस्तों, फिर एक रात सब कुछ खाक में बदल जाता है। 17 जनवरी 2026 की एक सर्द रात 10:15 पर अचानक एक फूलों की दुकान में एक चिंगारी सुलगती है और इस चिंगारी को वजह बताई जाती है शॉर्ट सर्किट की। वो एक छोटी सी चिंगारी देखते ही देखते सैकड़ों दुकानें राख का ढेर बना देती है। दुकानों में सामान जल जाता है, पार्किंग में खड़ी गाड़ियां जल जाती हैं और सबसे बढ़कर जिंदा इंसान राख का ढेर बन जाते हैं। दोस्तों, देखते ही देखते ये आग इतनी ज्यादा तेज हो जाती है कि इमारत में मौजूद इमरजेंसी गेट्स तक खोलने का वक्त नहीं मिलता। अब चूंकि 10:15 हो चुके थे और ये शॉपिंग मॉल के बंद होने का वक्त था, ज्यादातर गेट्स को ताले लगाकर बंद कर दिया गया था। दोस्तों, इमारत को मजीद नुकसान से बचाने के लिए के इलेक्ट्रिक को कॉल करी जाती है और यूं के इलेक्ट्रिक उस बिल्डिंग की बिजली काट देती है। सारी बिल्डिंग में अंधेरा हो जाता है, धुएं से बिल्डिंग स्याह हो जाती है और लोगों में भगदड़ मच जाती है। दोस्तों, यूं कराची तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन इस शहर में मौजूद सर्विसेज पाकिस्तान की सबसे घटिया तरीन सर्विसेज है। आग लगने के 1 से 1.5 घंटे बाद फायर फाइटर्स पहुंचते हैं, खराब गाड़ियां और खराब आलात के साथ, और बिल आखिर 36 घंटों की मेहनत के बाद इस आग पर काबू पा लिया जाता है। लेकिन जब तक इस आग पर काबू पाया जाता है तब तक इमारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा मलबे का ढेर बन जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं नुकसान की कि इस मार्केट में कितना नुकसान हुआ। दोस्तों, अभी तक तकरीबन 28 अफराद शहीद हो चुके हैं, 20 अफराद जख्मी हैं और 70 से 85 लोग अभी तक लापता हैं। तकरीबन 1200 दुकानें जलकर मलबे का ढेर बन चुकी हैं
اور دوستو 346 ملین ڈالر کا نقصان ابھی تک ہو چکا ہے۔ دوستو ایک دکاندار نے نہایت ہی تڑپا دینے والی آواز میں کہا کہ رات کو امیر تھا، صبح کو غریب۔ دوستو ایک ماں سے پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا کہ میں میرے بچوں کو کیا بتاؤں کہ ان کے ابو کیوں گھر نہیں آ رہے۔ دوستو یہ صرف اعداد و شمار نہیں بلکہ یہ پورے کراچی کا درد ہے۔ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ فائر بریگیڈ اتنی دیر سے کیوں پہنچی، جدید آلات اور سیفٹی کٹس کیوں نہیں لائی گئی، اور سب سے بڑا سوال کہ بلڈنگ میں فائر سیفٹی سسٹم کیوں نہیں نصب کیا گیا تھا، اور بلڈنگ کے دروازے وقت سے پہلے کیوں بند کر دیے گئے تھے۔ دوستو اب سندھ حکومت نے کیا کرا؟ سندھ حکومت نے تحقیقات کا حکم دیا ہے اور ہلاکتوں پر معاوضے کا اعلان بھی کیا ہے، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب معاوضہ نہیں بلکہ احتساب چاہیے۔ دوستو کراچی کے میئر مرتضی وہاب جب سائٹ پر گئے تو لوگوں نے شدید احتجاج کیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ سانحہ صرف آگ کا نہیں بلکہ یہ غفلت اور ناقص نظام کا ہے۔ دوستو گل پلازے کا یہ سانحہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ دوستو ہم سب کو چاہیے جو بھی جس جگہ پر کام کر رہا ہے کہ اپنے پاس اپنی دکان کے آس پاس فائر سیفٹی سسٹم کو لازمی چیک کریں، ایمرجنسی گیٹس دیکھیں اور آگ سے بچاؤ کے آلات اپنے پاس رکھیں، اور متاثرہ خاندانوں کے لیے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، ان کے شہداء کو جنت میں جگہ عطا فرمائے اور لاپتہ لوگوں کو جلد گھر واپس لائے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ گل پلازے کی پوری حقیقت کو سمجھ چکے ہو کہ یہ آگ کیوں لگی، اس آگ میں کتنا نقصان ہوا اور گورنمنٹ نے کیسا تعاون کیا۔ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری یہ انفارمیٹیو ویڈیو اپنے سب دوستوں تک شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایسی ہی اگلی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔